चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और इंडिया न्यूज हरियाणा का जो मंच है शाइनिंग हरियाणा में हम सिर्फ फरीदाबाद का जिक्र नहीं करते बल्कि पूरी फरीदाबाद का रोल कैसे हरियाणा को चमकाने में है या फिर चुनौतियां क्या हैं। हमारा अगला कार्यक्रम जो होगा वो सवाल स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों को लेकर उठाएगा। विषय भी हमारा यही होगा। इसमें खास मेहमान हमारे होंगे मनमोहन गर्ग साहब जो कि निवर्तमान डिप्टी मेयर हैं और डॉक्टर प्रबल राय जो कि सीएमडी हैं एकॉर्ड हॉस्पिटल के। आप दोनों को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। साथ ही इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी देवेंद्र और अनन्या। तो अगले सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में चुनौतियां। हम देख रहे हैं कि लगातार चुनौतियां हमने पिछले समय भी कोरोना काल में भी दिखी और इस बार भी हम लगातार चुनौतियां देख रहे हैं और आने वाले समय में भी क्योंकि जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं ये कहा जा सकता है कि चौथी लहर की ये दस्तक है। इसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मनमोहन गर्ग जी, डॉक्टर प्रबल राय जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। डॉक्टर प्रबल राय जी, मेरा आपसे सवाल है क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। चौथे लहर की ये कहा जा सकता है कि आशंकाएं अब दिख रही हैं और अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो अभी 24 घंटे में 101 केस आए हैं कोरोना के। आप कैसे देखते हैं? स्वास्थ्य विभाग किस हद तक तैयार है? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आज के लिए। हमने पिछले साल डेल्टा की वेव में बहुत कठिन समय काटा तो हमारी जो मेमोरीज़ हैं इस कोरोना के प्रकोप की वो बहुत भयावह और डरावनी है हमारे अंदर। लेकिन पिछले एक साल में भारतवर्ष ने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें पाई हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बहुत बड़े स्तर पर हुआ है और बहुत सारे लोगों को हो पाया और डबल वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट पूरी कंट्री को हो गया है और बूस्टर्स भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में हो चुके हैं। ये है हमारी प्रिपेयर्डनेस। जो दूसरा पार्ट है इस बीमारी के लिए हमारे मन के अंदर डर के आने का, उसके लिए हमें समझने की ज़रूरत है कि अभी तक ये जो बीमारी सामने आई है पिछले एक महीने में, चाहे दिन के 100 मरीज़ हिंदुस्तान फरीदाबाद में हो, 2000-2500 भारतवर्ष में हो, ये ज़्यादातर मरीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। हाई ग्रेड फीवर यानी तेज़ बुखार और खाना ना खा पाने की हालत के कारण इनको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ी है। बट अदरवाइज़ इसके अलावा और कोई बहुत ज़्यादा सीरियस या गहन बीमारी के साथ में कोई मरीज़ अस्पताल में नहीं आया है। आईसीयू की एडमिशन्स लगभग ना के बराबर हैं भारतवर्ष में। बिल्कुल, देखिए आप जैसा जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर प्रबल, लेकिन इसमें एक मैं हमारे साथ में चूँकि मनमोहन गर्ग बैठे हैं। मनमोहन गर्ग जी, शहर की सरकार कहें तो आप 5 साल शहर की सरकार आपने चलाई है, महत्वपूर्ण भूमिका उसमें थी। चूँकि कोरोना का जिक्र मेरी सहयोगी अनन्या कर रही हैं, तो चूँकि सरकार की जिम्मेदारी है इस कोरोना की चुनौती से निपटने की, ऐसे में तालमेल की बात करें तो नगर निगम की तरफ से किस तरह का तालमेल रहा और एक बार फिर दोबारा से हालांकि कोरोना लगातार आगे बढ़ रहा है तो इसे कैसे देखते हैं? किस तरह का तालमेल प्रशासनिक तौर पर, चाहे स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर भी अगर देखें तो? देखिए, नगर निगम ने जो पिछली 2 लहरें हमारे शहर में आई उसमें एक बहुत बड़ा योगदान दिया। हमारे जितने भी ऑफिसर्स थे, हमारे जितने वाटर, सीवरेज और रोड्स को देखने वाले लोग थे, सब सड़कों पर थे। कोई भी अपने घर नहीं बैठा हुआ था और चाहे वो फॉगिंग हो, चाहे वो लोगों के सड़कों को बंद करना जहाँ पर कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया हो, या उसमें भी उसके बाद लोगों को, गरीब लोगों को खाना पहुँचाना हो, शहर में जितने भी काम थे वो नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने किए। पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा रोल रहा, साथ में नगर निगम का एक एक अधिकारी, एक एक ऑफिसर, वो लोग रात को घर नहीं जाते थे। उनको हम लोग हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए भी जितने भी लोग थे, हमारे पास जितने लोग फ़ोन करते थे, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को हॉस्पिटल में बेड चाहिए, क्योंकि बेड्स की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा थी, उनको हॉस्पिटलों में बेड मुहैया कराए गए। हमारे ईएसआई हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा काम किया। वहाँ पर जितने बेड्स थे उनको बड़ी तेज़ी से एक हमने छायसा में एक हॉस्पिटल तैयार किया, मिलिट्री हॉस्पिटल, वो भी नगर निगम की मदद से किया गया। तो मैं समझता हूँ सरकार ने
कोरोना काल में बहुत बड़ा काम किया और लोगों को बहुत मदद हुई। बिल्कुल बिल्कुल मनमोहन जी, हमने देखा कि सरकार ने किस तरह से कोरोना काल में काम किया और स्थितियां कैसे कंट्रोल में की, लेकिन एक बार हम फिर से देख रहे हैं कि चौथी लहर दिख रही है। इसको देखते हुए कितना आप तैयार देख पा रहे हैं, नगर निगम कितना तैयार है इसको लेकर, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए अचानक से केसेस बढ़ना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है और नगर निगम की शहर को चलाने में, शहर को सुव्यवस्थित रखने में एक बड़ी भूमिका रही है। देखिए, हमारे देश में जो वैक्सीनेशन ड्राइव चली, वो इतनी बड़ी ड्राइव माननीय मोदी जी की सहायता से चली है। उसमें लोगों को जब वैक्सीनेशन लग गई है, चौथी लहर से हमें, मैं समझता हूँ, बहुत ज़्यादा डर नहीं है, क्योंकि लोग वैक्सीनेटेड हैं। और जब लोग वैक्सीनेटेड हैं, अगर किसी को कोरोना हो भी रहा है तो बहुत माइल्ड उसमें हो रहा है। मैं, डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल ये भी इस बात से सहमत होंगे कि हॉस्पिटलाइजेशन इस लहर में, जैसे 100 केसेस अगर आज फरीदाबाद में हम बात करें तो उसमें से मुश्किल से 2-3 केस ऐसे होंगे जो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए होंगे। बाकी सब केसेस घरों में ठीक हो रहे हैं। बच्चों का वैक्सीनेशन ड्राइव भी चालू हो गया है। 6 साल से 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेटेड किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ हमारी पब्लिक को ये समझना होगा कि बच्चों को वैक्सीनेट जरूर करवाएं, बूस्टर डोजेस बड़ों को जरूर लगवाएं। वही एक मंत्र है। निश्चित तौर से अगर इस संक्रमण की चेन को तोड़ना है तो बूस्टर डोज, ये तमाम वैक्सीन जरूरी है। लेकिन डॉक्टर प्रबल, चूंकि अब कोरोना की बात चल रही है लगातार, लेकिन कोरोना के साथ साथ में बाकी जो स्वास्थ्य विभाग की चुनौतियां या हेल्थ की चुनौतियां हैं, स्वास्थ्य विभाग से साथ साथ अगर आम आदमी की हेल्थ से जुड़ी हुई बातें हैं, तो कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में, चूंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कहते हैं कि दिल की बीमारियां भी ज़्यादा बढ़ गई हैं अब कोरोना के बाद में। देखिए, ऐसा नहीं है कि बीमारियां बढ़ गई। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझनी है वो ये कि कोविड के समय पे कोविड को छोड़कर बाकी सारी बीमारियों को सारी पृथ्वी भूल गई, उनको सिर्फ कोविड पे ध्यान आया। अब समय है हमें ये समझना है कि सब बीमारियां इम्पॉर्टेंट हैं, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। गर्मी का समय आ रहा है, इस वक्त वाटर बोर्न डिजीजेज सबसे ज़्यादा होती हैं भारत में, बहुत ज़्यादा जाने लेती हैं। इन्फेक्शस डिजीज जैसे मलेरिया का टाइम, डेंगू का टाइम बरसात के टाइम पे और आता है। इसकी प्रिपेयर्डनेस की हमें ज़रूरत है। और कोविड तो अपनी जगह पर, जैसा मनमोहन जी ने बताया, मैंने भी पहले आपको बताया कि बहुत बड़े नंबर पर हमने अचीव किया है वैक्सीनेशन। और साथ में कोविड का जो वायरस है ये म्यूटेट कर कर अब रीजनेबली एक वीक वायरस में परिणित हो चुका है, एटलीस्ट अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। आने वाले समय में क्या रूप लेगा ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इस डिजीज़ ने हमारे को काफ़ी भौचक्का किया है अलग अलग समय पे। डॉक्टर प्रबल, आप बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों के लिए जानना ज़रूरी भी है कि अवेलेबिलिटी क्या है, कितना अवेलेबल है बूस्टर डोज फरीदाबाद में, और अब क्या जितना हम अब देख रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए ज़रूरी है बूस्टर डोज, ये लगातार कहा जा रहा है। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है, और साथ ही अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स की स्थितियों की, कितना देख पा रहे हैं आप, कितना ज़्यादा हॉस्पिटलों की स्थिति सुधरी है फरीदाबाद में पहले से अब? पहला सवाल था आपका रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ बूस्टर डोज। अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। अब सरकार ने नियम और साधारण कर दिए हैं। सिर्फ सरकार ने एक नियम अभी रखा है जिसमें कि प्रीवियस डोज और इस डोज के बीच में 9 महीने के गैप की रिक्वायरमेंट रखी है। वो अगर शॉर्टन करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग एलिजिबल हो जाएंगे बूस्टर डोज के लिए। अवेलेबिलिटी प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल ओपन कर दी है, सारे हॉस्पिटल्स रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, और कर रखा है उन्होंने, और वैक्सीनेशन रेगुलरली चल रही हैं। सरकारी अस्पतालों में भी ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और बहुत बड़ी मात्रा में लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जितने गरीब तबके के लोग आप लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, उन सबको ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि ये फ्रीली अवेलेबल है और वो जाकर अपना वैक्सीन लगवाएं, बूस्टर डोज लगवाएं। लेकिन सिर्फ उसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि 9 महीने का गैप इम्पॉर्टेंट है। तो एक व्हाट्सएप इस पे SMS के द्वारा एक मैसेज आता है कोविन ऐप का, जो आपको बताता है कि आपका समय आ गया है और जाके आप अपनी वैक्सीनेशन करवा लें। निश्चित तौर से डॉक्टर साहब एक बड़ी अपील आप यहाँ से भी कर रहे हैं, क्योंकि इस ट्रेंड को तोड़ना है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, कोरोना से आगे। मनमोहन गर्ग साहब, आपने मदद तो बड़ी की कोरोना में हेल्थ डिपार्टमेंट की, लेकिन आप जो मूल सुविधाएं हैं शहर की, जो लोगों को देनी थी, शायद लगता है उन्हें आप भूल गए।
बिजली की बात करें चाहे सड़क की बात करें, अब ये मत कहना कि बिजली हमारे अंडर में नहीं है, क्योंकि आप शहर की सरकार हैं, तमाम सुविधाएं आपको लोगों को देनी है। सड़कों को आप भूल गए हैं, शायद सड़कें खुद ही पड़ी हैं पूरी। आप सीवर की समस्या वो उससे निजात नहीं दिला पाए। सफाई व्यवस्था बड़े जोर शोर से आपने व्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश की, खासतौर से मुहिम इसको छेड़ी, लेकिन कहीं कहीं सफल कहीं हो पाई या नहीं हो पाई। देखिए, फरीदाबाद की जो सड़कों की आप बात कर रहे हैं, फरीदाबाद की सड़कें एक ट्रांजिशन फेज में हैं। अभी सारी सड़कों को खोद दिया गया है और उनको बनाने के लिए खोदा गया है। ऐसा नहीं है वो सड़कें खराब सड़कों को इसीलिए खोदा जाता है ताकि वो बनाई जा सकें। अगले 2-3 महीने में आप देखेंगे फरीदाबाद शहर एक ऐसा शहर होगा जिसमें कोई भी सड़क खराब नहीं होगी। सारी सड़कें बनने जा रही हैं और बड़ी अच्छी कंक्रीट सीमेंटेड सड़कें बन रही हैं। जहां तक आपने सफाई का मुद्दा उठाया, सफाई में देखिए हमारे जो कमिश्नर यशपाल जी यादव हैं, उन्होंने एनजीओज के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा था। देखिए, कोई भी अभियान तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक लोगों की उसमें भागीदारी नहीं होगी। हम ये चाहते हैं लोग उस अभियान से जुड़े, और जो हमारे कमिश्नर एमसीएफ ने जो अभियान छेड़ा, और मैं समझता हूँ फरीदाबाद के कोई एनजीओ ऐसे नहीं है जो उसमें नहीं जुड़े हुए। मेरे सामने भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो भी सभी एनजीओ से। लेकिन आखिर सर ठंडा क्यों पड़ा अभियान? क्या आप पीछे हट गए क्योंकि आप सरकार आपकी खत्म हो गई, आप निवर्तमान पीछे लग गया, इसलिए? ऐसा तो नहीं है कि आपने सहयोग करना बंद कर दिया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सारे पार्षद आज भी बिल्कुल तत्पर हैं काम करने के लिए, और नगर निगम के साथ हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। ऐसा कोई स्लो डाउन नहीं हुआ है। और मैं समझता हूँ अगले कुछ, जब ये सड़कें, देखिए सड़कों की वजह से पूरे शहर में एक नाराजगी है अभी कि भाई सड़कें खुद ही पड़ी हैं। और लेकिन आप देखिए, जब आदमी को बुखार होता है तो लगता है मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, जब वो ठीक हो जाता है तो भूल जाता है। तो ये सड़कें ठीक होने वाली हैं। शहर में इतनी बढ़िया सड़कें आ रही हैं कि आप देखिए फरीदाबाद के लोग कहेंगे आज 2 महीने बाद कि वाह क्या बात है। बुखार से जोड़ रहे हैं आप, बुखार ये तो लाइलाज बीमारी सी बन गई थी सड़कें। आप कब क्या सोच रहे हैं? क्या ये 3 महीने की समस्या थी, 1 साल की है? आपके पूरी 5 साल निकल गए सर। देखिए, पिछले 2 साल तो आपको पता ही है कोरोना काल में निकल गए, उसमें कोई काम नहीं हुआ, उसमें फिर आप पोल्यूशन के लिए कंस्ट्रक्शन बैन आ गया। तो मैं समझता हूँ 2 साल में तो कोई ज़्यादा काम हुआ ही नहीं है। और जैसे ये खुला है अभी, आप देखिएगा अगले 2 से 3 महीने में फरीदाबाद शाइनिंग फरीदाबाद कहलाएगा। बिल्कुल, उम्मीद हमें यही है कि फरीदाबाद शाइनिंग फरीदाबाद कहलाए। लेकिन मनमोहन जी, मैं यहाँ बैठी थी और मैं सुन रही थी कुछ लोगों को, उनकी एक समस्या थी, बिजली की एक बड़ी समस्या थी, और सड़कों को लेकर तो आप लगातार आश्वासन दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जल्द ही ऐसा होगा कि सड़कें अच्छी होंगी फरीदाबाद की। लेकिन इसको लेकर प्रयास क्या किए जा रहे हैं? बिजली, और अगर हम सोसाइटीज़ की बात करें तो वहाँ भी लोगों की तमाम समस्याएं थी, उनको लेकर प्रयास क्या हो रहे हैं? देखिए, बिजली की जो समस्या आई है पिछले 10 दिनों से थोड़ी ज़्यादा समस्या आ गई है। और मैं समझता हूँ ये समस्या खाली फरीदाबाद की नहीं है, ये कंट्री वाइड एक सडन, क्योंकि कुछ कोल शॉर्टेजेस हो गई हैं, उसकी वजह से ये समस्या आई हैं। और हमारा हरियाणा का तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जिसके तहत हमें बिजली मिलती थी, वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ दिक्कतें आई हैं। और मैं समझता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं, और अगले 3-4 दिनों में उसके नतीजे आएंगे। डॉक्टर प्रबल, एक सवाल आपसे इसी से, चूंकि बिजली का मामला उठा है, चूंकि आप सेवा के क्षेत्र से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत बिजली की आपको भी है, मरीजों को भी बड़ी परेशानी होती होगी, लगता है कि नाइंसाफी सी हो रही है? देखिए, कष्ट में हम सबको एक दूसरे के साथ होना चाहिए और हाथ पकड़ के चलना चाहिए। एक परेशानी आई है, उसका हल मनमोहन जी बता रहे हैं कि सरकार कर रही है, तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा उनको ये पूरा करके देने के लिए। हाँ, ये अपेक्षा ज़रूर है हर मरीज़ की कि उसको सही समय पे सही दवाई मिले। तो हम भी मरीज़ हैं आज कि हमें बिजली सही समय पे पूरी प्राप्त हो। अस्पताल के अंदर किसी भी समय के लिए, थोड़ी भी समय के लिए अगर बिजली जाती है तो वो अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक इशू ज़रूर बनता है। लेकिन फॉर्चुनेटली हॉस्पिटल बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सरकार ने रखी है वो 100% पावर बैकअप। वो पावर बैकअप हमें देना पड़ता है, और हर अस्पताल ने पावर बैकअप का बंदोबस्त किया है। इसीलिए वो इस कठिन परिस्थिति को फिलहाल तो मैनेज कर पा रहा है। हालांकि ये लॉन्ग टर्म तक हो पाएगा कि नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर मैं आश्वस्त हूँ। मनमोहन जी ने जैसे बताया कि अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही ये प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन हो जाएगा। और वैसे आई कैन गिव यू सम इन्फॉर्मेशन विच आई गॉट जस्ट नाउ कि 40 पैसेंजर ट्रेन्स को रद्द करके उसकी जगह पर रेलवे रैक्स, कोल रैक्स मूव किए गए हैं। तो वो बहुत बड़ी बात है। जहाँ जहाँ पर कोल की शॉर्टेज है वहाँ पर समय पे कोल पहुँच जाए, क्योंकि गर्मी का समय है, पीक डिमांड बढ़ चुकी है। और सिर्फ कोल की प्रोडक्शन से ही आप बढ़ा सकते, क्योंकि पानी जितना नदी में आना है वो तो आप आगे ऊपर नीचे ज़्यादा कम कर नहीं सकते। तो हाइडल पावर की प्रोडक्शन में चेंज नहीं हो सकता।
जो चेंज ज़्यादा आता है वो थर्मल पावर पे आता है या गैस पावर पे आता है, तो उसके लिए इनपुट्स इंप्रूव हो रही हैं। तो दैट इज़ वाई आई एम होपफुल कि आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर विल सी अ टर्न अराउंड। बिल्कुल, उम्मीद हमें यही है कि जल्द ही इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर प्रबल, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र से आते हैं, फरीदाबाद में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप क्या संभावनाएं और देख पा रहे हैं, और बात हम अगर हॉस्पिटल्स की करें तो कितनी स्थिति और सुधारने की ज़रूरत है? देखिए, फरीदाबाद एनसीआर का हेल्थ केयर कैपिटल है और आने वाले समय में ये सबसे बड़ा हेल्थ केयर सेक्टर बनने वाला है। हमारा अस्पताल नया अभी बन के जस्ट शुरू हुआ है। अभी भी उसके अंदर सर्विसेज अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट सारी हो जाएंगी हर जगह पर। और भी बड़े अस्पताल, निजी अस्पताल यहाँ आ रहे हैं। अस्पतालों की रिक्वायरमेंट तो हमेशा है। अस्पताल एक लेवल तक, एक ऊंचाई तक पहुँचें और लोगों को सही स्वास्थ्य की जांच और इलाज पर्याप्त करा पाएँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो दुख की बात रहती है वो इसलिए नहीं कि ये फरीदाबाद में प्रॉब्लम है, पर ये जो परेशानी है, फरीदाबाद से 100 किलोमीटर दूर किसी भी तरफ चले जाएं आप, हेल्थ केयर की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। फरीदाबाद बहुत लकी लोकेशन है जहाँ पर बहुत अच्छे, बहुत पुराने, बहुत सारे अस्पताल हैं। सो वी आर अ वेरी गुड एंड हेल्थ कॉन्शियस टाउन। अगर ये शहर हेल्थ कॉन्शियस नहीं होता तो इतने सारे अस्पताल इस तरीके से फंक्शन ना कर पाते। डिमांड और सप्लाई हमेशा एक दूसरे को मैच करने की कोशिश करती है। अगर डिमांड ना होती, लोगों के अंदर क्वालिटी हेल्थ केयर प्राप्त करने की इच्छा ना होती, तो इतने ये जो अस्पताल हैं फरीदाबाद में, ये ना बनते और नए भी ना बनते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि फरीदाबाद हेल्थ केयर कॉन्शियस शहर है और सिविक एजेंसीज जैसे जैसे करके यहाँ की लेवल ऑफ हाइजीन इंप्रूव करती चलेंगी तो हमारी जो हमारा आउटलुक है बीमारी के बारे में वो चेंज होना शुरू होगा। पेट दर्द, दस्त, मलेरिया, डेंगू, इन सब से आगे निकलकर हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पर जा पाएंगे। और बहुत बड़े चैलेंजेस हैं हमारे पास में हेल्थ केयर में आने वाले समय के लिए। हमारी बुजुर्गों की तादाद बढ़ने वाली है। वील हैव द लार्जेस्ट एल्डर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड वेरी सून। तो लुकिंग एट दैट हमारे को ये समझना पड़ेगा कि हमारे को उनकी देखरेख करने के लिए भी हमारे को अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा। तो हेल्थ केयर डिमांड और रिक्वायरमेंट समय के साथ साथ चेंज होती है, बढ़ती है, आगे जाती है। और फरीदाबाद शहर अपने आप में इस चीज़ को बहुत क्लोजली वॉच करके आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, हेल्थ केयर सिनेरियो बहुत अच्छा है फरीदाबाद। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हेल्थ केयर क्षेत्र में फरीदाबाद आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक राजनीतिक सवाल है गर्ग साहब आपसे, क्योंकि अब आप सरकार में नहीं हैं, शहर की सरकार में, ऊपर से कोई इशारा मिल गया है, कब तक तैयारी शुरू होगी, कब तक चुनाव होंगे इसको लेकर? क्योंकि फिर आप कहेंगे कि सरकार, नगर निगम में कुछ है नहीं इसलिए काम नहीं हो रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं। नहीं, देखिए, फरीदाबाद नगर निगम हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम है और इस नगर निगम में अगर आप आज से 7 साल पहले की बात करें, इस शहर को, फरीदाबाद शहर को पिछले 7 साल में जो सौगातें मिली हैं, आपको इतना बड़ा हाईवे मिला जिसमें मतलब पहले इस हाईवे को अगर हम कहें क्रॉस करने में 1 घंटा लगता था तो आज 9 मिनट लगते हैं। आपको कनेक्टिविटी मिली गुड़गांव से, आपको कनेक्टिविटी मिली नोएडा से, अभी मंझावली का पुल तैयार होने वाला है, आपको ग्रेटर फरीदाबाद जाने के लिए कम से कम 12-14 पुल मिल गए। तो मैं समझता हूँ फरीदाबाद में जो पिछले 7 साल में काम हुआ है वो पिछले 30 साल में भी नहीं हुआ था। और फरीदाबाद शहर में लोग पहले दिल्ली से आते हुए डरते थे फरीदाबाद, लेकिन आज फरीदाबाद के लिए वो लोग कहते हैं कि भाई फरीदाबाद तो शहर ही बदल गया है। तो काम बहुत हुए हैं और आगे भी होंगे और मैं उम्मीद करता हूं हमारी जनता ऐसे ही हमारा साथ देती रहेगी। बिल्कुल, जनता साथ देती रहेगी। बेहद शुक्रिया आप दोनों का, डॉक्टर प्रबल आपका भी और मनमोहन गर्ग साहब आपका भी। शाइनिंग हरियाणा में एक छोटे से ब्रेक के